प्रिकॉशंस प्लेजर नहीं देता? मुसीबत देता है। क्या कोई एक सर्टेन पोजीशन है कि उसमें हम करें तो हमें आईवीएफ की नौबत ना आए? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ आपस में नॉर्मल इंटरकोर्स नहीं रख पाते हैं। हेल्दी और नॉर्मल माँ बाप बनने की सही उम्र क्या है? जल्दी बूढ़ा कौन होता है, स्पर्म या एग? 8 से 10 साल की उम्र में एक लड़की ये सब फील करने लग सकती है। ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन कुछ गलत चीज़ है। इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल पार्टनर से नहीं होती। इनफर्टिलिटी फीमेल और मेल पार्टनर दोनों की वजह से हो सकती है। सेक्सुअल इंटीमेसी में कौन सी ऐसी पोजीशन है जो सबसे ज़्यादा प्लेजरेबल है कि आगे चल करके इरेक्शन में दिक्कत आती है, और इरेक्शन की वजह से भी क्या कंसीव कराने में परेशानी होती है, कोई चैलेंजेस आते हैं? इरेक्शन का प्रेगनेंसी से कोई वास्ता है क्या? औलाद, घर का चिराग, बेबी शार, गोद भराई, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अल्फाज से कहीं ज़्यादा जज्बात होते हैं, जहाँ पर किलकारियाँ हैं, जहाँ पर हंसी है, जहाँ पर रुंझुन है, जहाँ पर छुन छुन है। लेकिन ये सभी अल्फाज, ये सभी जज्बात दो शब्दों पर जाकर रुकते हैं, और वो दो शब्द हैं माँ और बाप। लेकिन क्या हो कि कोई माँ और पिता ना बन पाए? क्या हो कि किसी को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता ना हो? क्या हो कि मास्टरबेशन जैसे शब्द के सामने आपके घर में कोई बगले झांकने लगे? क्या हो कि कॉन्ट्रासेप्टिव या प्रिकॉशन के अगर कमर्शियल्स आते हों तो आपके घर में टीवी चैनल स्किप कर दिया जाए? होता है ना ऐसा? लेकिन आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आप राष्ट्रवादी राशिद का एक बहुत क्रांतिकारी शो देखने जा रहे हैं, और इसमें मेरे साथ में एक बहुत अद्वितीय शख्सियत हैं जिनका नाम है डॉक्टर अदिति, देश की जानी मानी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अदिति, आपके जहन में माँ शब्द जैसे ही आता है, सबसे पहला ख्याल क्या आता है? हैप्पीनेस, खुशी, डायनेमिज्म। यस। और उस माँ को वो खुशी कितने टाइम बाद मिली है, कितने एफर्ट्स के बाद मिली है। हमारे फील्ड में जो हम पेशेंट्स को देखते हैं, किसी को वो खुशी 5 साल बाद मिलती है, किसी को वो खुशी 12 साल बाद मिलती है, कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको वो खुशी मिलके खो चुके हैं उस खुशी को, और वो दोबारा उसके लिए हमारे पास आते हैं। सो ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके पास वो माँ को वो खुशी मिली कैसे है। मैं साइंस पर बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा ना कि मैं इमोशंस पर बातें करना चाहता हूँ। डॉक्टर अदिति, आपके सामने बहुत से कपल आते होंगे जो कहते होंगे कि हम माँ नहीं बन पा रहे हैं, पापा नहीं बन पा रहे हैं। क्या उनकी आंखों में आंसू होते हैं, सपने होते हैं, जज्बात होते हैं, निराशा होती है, ये सोच होती है कि पता नहीं कभी हमारे घर पर भी चिराग आएगा या नहीं, या हमारे आंगन में भी कभी किलकारी गूंजेगी या नहीं? सबसे ज़्यादा डर होता है। डर होता है। अच्छा। डर इस बात का होता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। हम लोग एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आ तो गए, लेकिन क्या ये हमारी मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको सोसाइटी से ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिमीन कर देते हैं कि दे आर अफ्रेड। दे आर अफ्रेड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। कि ये बहुत बड़ा डर होता है कि आईवीएफ हम करवा तो लें, हमारा ही बच्चा होगा ना मैम, विक्की डोनर जैसी बात तो नहीं हो जाएगी कि उसमें तो दिखाया था। लेकिन ये गलत है। अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं तो आपका ही बच्चा होगा, अनलेस एंड अनटिल यू हैव गिवन अ कंसेंट फॉर समथिंग एल्स। जब तक आपके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसमें हमें बाहर का कोई डोनर यूज़ करना पड़े, तब तक आपका ही बच्चा होगा। ये डर होता है जब वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। मैं आईवीएफ की टेक्निकलिटीज़ पर आगे आऊँगा। मैं कस्टमाइज बच्चों की, लोग डिज़ाइनर बोलते हैं, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि लोग कस्टमाइज कराना चाहते हैं। जैसे होता है ना आजकल मार्केट में बहुत से ऐप्स आ गए हैं, तो आप कस्टमाइज तरीके से अपनी ज़रूरत बता देते हैं। लेकिन उससे पहले कितना ज़रूरी है देश में सेक्स एजुकेशन? मैं मेट्रोस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं गांव तक जाकर के बात कर रहा हूँ। ये जो वर्ड है ना, 3 लेटर का वर्ड SEX, सेक्स, न जाने कौन सी दहशत होती है, न जाने कौन सा डर होता है, न जाने कौन सी शर्म होती है। इस एजुकेशन पर बात करना कितना ज़रूरी है कि आप IVF तक पहुँचें और जानें? बहुत बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप देश के कौन से कोने में हो। मेट्रो सिटीज़ 4 हैं,
उनमें ये एजुकेशन है, लेकिन उसमें भी 50% ही है। उन सिटीज़ में भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, लोअर क्लास लोग होते हैं जो अभी भी इन चीज़ों से डरते हैं। नॉट दैट कि फर्स्ट क्लास पीपल आर इन सब चीज़ों को बहुत ओपन है, वो सिर्फ दिखावे के लिए ओपन है। सेक्स एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए आफ्टर 12 और 13 ईयर्स ऑफ एज। क्या पढ़ाया जाना चाहिए? बच्चों को बताना चाहिए कि इस चीज़ के बारे में बात करना कुछ गलत नहीं है। जब एक आजकल के बच्चे, गर्ल्स स्पेशली, 8 या 9 साल की उम्र से पूछने लगते हैं अपने पेरेंट्स से कि बेबीज़ कैसे होते हैं। मदर्स को मैंने देखा है कि वो इस क्वेश्चंस को स्किप करते हैं, भाग जाते हैं कि बेबीज़ तो भगवान देते हैं। आप उनको बताइए कि बेबीज़ कैसे होते हैं। आप इतना बहुत ज़्यादा अगर एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, बट एटलीस्ट उनको रॉन्ग मत बताइए दैट बेबीज़ आर नॉट एंजल सेंट बाय गॉड। मुझे शुरू से ये बताइएगा कि लड़का और लड़की दोनों की बॉडी में चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सोचने में चेंजेस कब से आने शुरू होते हैं और ये किस तरीके के चेंजेस होते हैं? ये जो चेंजेस हैं आज से 2 डिकेड्स पहले लगभग 14-16 साल की उम्र पे आते थे। अच्छा। अब जो हमारा टाइम चल रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, एक गर्ल को ये चेंजेस बिटवीन 8 to 10 ईयर्स ऑफ एज आने शुरू हो जाते हैं। यानी जो मजाक में हमारे गांव में कहा जाता है कि जवानी बाद में आती थी और अब जवानी पहले आ जाती है। यस। 8 से 10 साल की उम्र में एक लड़की ये सब फील करने लग सकती है। क्या फील करने लग वो सकती ये है? फील करने, उसको एक क्वेश्चंस आने लगते हैं, उनको एक एंजाइटी होने लगता है कि बेबीज कहाँ से हुए, किस करेंगे तो क्या होगा, वो लड़का मुझे अच्छा क्यों लगने लग गया, कि मैं किसी को ये बताऊं या ना बताऊं। अच्छा। और लड़कों में ये चीज़ आती है बिटवीन 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज, थोड़ा सा आगे जाके। लड़कों का प्यूबर्टी हमेशा लड़कियों के प्यूबर्टी से थोड़ा लेट होता है। ओके। सो जब ये चीज़ होती है तो पेरेंट्स दे डोंट फेस इट, दे इग्नोर दिस फैक्ट। अच्छा। वो इस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं कि अभी ये तो बहुत छोटी है, इसको मैं इसके बारे में क्या समझाऊं, किस पहलू से समझाऊं, कितने एक्सटेंट तक समझाऊं। बट इन सब चीज़ों का आंसर ये नहीं है कि ना समझाऊं। आप उनको ये समझाइए कि जब एक फीमेल बड़ी हो जाती है, जब उसकी शादी होती है 25 साल पे, 30 साल पे, 35 साल पे, उस टाइम पे उनके साथ एक जब पार्टनर फिक्स हो जाता है तो उसके बाद बेबीज होते हैं। ऐसे करके समझाइए, धीरे धीरे समझाइए। क्या होता है ना डॉक्टर अदिति, हम अपनी ही औलादों के शारीरिक चेंजेस देख रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि गलती से ही सही प्यूबिक हेयर्स देख लिए, हम खुद ही शर्म से राइट लेफ्ट होने लगते हैं। इससे कैसे बचें? गर्ल्स बिकम वेरी कॉन्शियस। आजकल के टाइम पे 10-11 साल की उम्र पे एक बेटी आके अपनी मदर को बोलेगी कि मेरे अंडर आर्म्स आ रहे हैं, मुझे प्यूबिक हेयर आ रहे हैं, मम्मा मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट कि नहीं कुछ नहीं होता, ये कहने के बजाय ये बोलना चाहिए कि अभी 2-3 साल बाद हम इस चीज़ के बारे में समझेंगे। अच्छा। अभी इसको रिमूव करना अच्छा नहीं है। अगर आप इस बात को इग्नोर ना करें और उसके प्रोज एंड कॉन्स अपने बच्चे को एक्सप्लेन करें तो वो कम एंजाइटी में जाएगा। वो हर चीज़ के लिए आपको क्वेश्चन करेगा। इंस्टेड गूगल पे जाए, साइट्स देखे, अपने फ्रेंड से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ले, उससे बेटर है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे। इसका मतलब यह है कि अज्ञानता से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप सही तरीके से गाइड करें, और एक माँ बाप के लिए जरूरी होता है। मैं इसीलिए बिल्कुल बुनियाद से चल रहा हूँ, फिर मैं IVF तक पहुंचूंगा, फिर मैं माँ बाप बनने तक आऊंगा। मैं अभी उस मासूमियत, चूंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना सीड्स ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब मासूमियत। अगर सीड्स ऑफ इनोसेंस मासूमियत की बात करता है तो मैं मासूमियत वाली एज से ही लेकर के आपको चलना चाहूंगा। इस एज में एक और बात होती है कि जब लड़कियों को जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, इसके बारे में बहुत बार बच्चियां बात नहीं कर पाती हैं और माँ तक से भी बात नहीं कर पाती हैं। ऐसी हालत में जानने के लिए, समझने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए एक माँ क्या करे। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक कपल के बीच में माँ होती ही नहीं, वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो एक पिता क्या करे। मैं एक मेल हूँ डॉक्टर अदिति, मैं भी जानना चाहूँगा, एंड आई एम ऑल्सो वेरी सेंसिटिव एंड आई एम एन इमोशनल वन। तो मैं भी ये जानना चाहूँगा कि ऐसे में अगर मुझे कुछ कम्युनिकेट करना है तो क्या होना चाहिए? आपको अपने बेटी को पहले से थोड़ा सा प्राइम करके रखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा। कई बार फॉर एग्जांपल एक बच्ची जो 5th-6th स्टैंडर्ड में है, वो हो सकता है आपको घर आके बताए कि मम्मा आज क्या हुआ, मेरी फ्रेंड को एकदम से ब्लीडिंग होने लग गया, पता नहीं क्यों, और टीचर ने उसको मेडिकल रूम में भेज दिया। तो आपको उसी पॉइंट को पकड़ के जैसे ही मौका मिलता है उसको समझाना है कि बेटा ये नॉर्मल है,
ये हर एक को स्टार्ट हो सकता है 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, और ये हर मंथ होता है। ये आपकी बॉडी से इम्प्योरिटीज़ को निकालता है एंड इट हैपन्स फॉर 3-4 डेज। और ये हर गर्ल के साथ होता है क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। आप ये समझा के रखेंगे, उसके बैग में उसको नेसेसिटी आइटम्स दे के रखेंगे कि कभी भी आपको ऐसा लगे तो जस्ट गो टू योर टीचर एज अ फादर और एज अ मदर, बोथ कैन डू इट। आज के टाइम पे अभी मदर को क्या समझाना है और फादर को क्या समझाना है, इस चीज़ में बहुत कम रह गया है। मदर बाहर काम कर रहे होते हैं और फादर घर पे होते हैं एंड इट इज़ नो शेम, है ना। तो ये चीज़ अपने अगर बच्चों को समझा के रखें, एंड इवन फॉर बॉयज़ आई वुड से व्हाई ओनली गर्ल्स, है ना, लड़कों को भी समझा के रखें कि दैट गर्ल्स के साथ ऐसा हो सकता है। इफ़ यू फाइंड एनी गर्ल जस्ट हेल्प हर, डोंट मेक फन ऑफ हर, है ना। यू शुड नो दिस दैट दिस कैन हैपन विद एनी गर्ल। अगर ये कभी आपको लगे कि आपके आसपास आपके फ्रेंड्स में से किसी बच्ची को ऐसा लग रहा है या ऐसा कुछ हुआ है, अपने टीचर को इन्फॉर्म करो, अपने आसपास वाले बड़े को इन्फॉर्म करो और हेल्प हर आउट। उसको पैनिक अटैक में मत जाने दो। अब मेल्स की बात कर लेते हैं, लड़कों की बात कर लेते हैं। लड़कों के साथ क्या होता है ना कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो आपस में वो कपल बात करते हैं, मतलब मदर फादर हैं, और बात करते हैं कि आजकल हमारा बच्चा वॉशरूम के अंदर बहुत देर तक घुसा रहता है। उन्हें शक होने लगता है कि पता नहीं वॉशरूम में क्या कर रहा है। ऐसे हालात में क्या करें? सो दिस इज़ द पार्ट जो हमने पहले बात की। लड़कों में ये सारा एंजाइटी थोड़ा लेट आता है, तो दे आर क्यूरियस अबाउट देयर बॉडी पार्ट्स। उनको समझ में नहीं आता कि बॉडी पार्ट्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे फिर पेरेंट्स का रोल आता है कि उनको एक्सप्लेन करना है कि आपके बॉडी पार्ट्स में चेंज आ सकता है। सो एंड दे हैव टू टेल देम दैट मास्टरबेशन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन कुछ गलत चीज़ है ना। तो उनको ये नहीं समझाना है कि बिल्कुल गलत चीज़ है। बिकॉज आप अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा क्यूरियस हो, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। इस पार्ट पे इवन लड़कों को भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का नॉलेज एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। सिंस यू हैव टेकन मी टू अ वेरी सेंसिटिव टर्मिनोलॉजी, मैस्टरबेशन शहर से लेकर के गांव तक में आज भी कई मिथ हैं, कई मिथक हैं। आपने कहा कि इट्स वेरी नॉर्मल। इज मैस्टरबेशन रियली नॉर्मल? यस, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज नॉट। अगर मास्टरबेशन एक मेल को उसके रेगुलर एक्टिविटीज़ से या एक फीमेल को उसके रेगुलर एक्टिविटीज़ से रोक रही है, उसके वर्क प्लेस पे उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसके फैमिली लाइफ से उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो वो गलत है। बट अगर कोई मेल या फीमेल ओकेजनली मैस्टरबेट करते हैं फॉर देयर ओन सेक, देन इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मास्टरबेशन इज नॉट अ कर्स। इफ मैस्टरबेशन इज नॉट अ कर्स, इज देयर एनी फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ अ थिंग कि हाँ 2 बार किया, 4 बार किया, हफ्ते में 2 बार किया? टेलर मेड अप्रोच नहीं है, कुछ नहीं है। जिस एवरी बॉडी इज डिफरेंट, सब कुछ सबका। क्या उससे वीकनेस आती है? नहीं आती है। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कम उम्र में मैस्टरबेशन किया तो फिर अपनी उम्र में जा करके आप पापा नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल गलत है। आपके स्पर्म कमजोर हो जाएंगे, आपके सीमेन में दिक्कत हो जाएगी। ऐसा है क्या? ये बिल्कुल गलत है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वी प्रमोट मास्टरबेशन। इसमें एक बहुत डेलिकेट लाइन है, बहुत फ्रेजाइल लाइन है, जिसको हमें मानना पड़ेगा दैट मास्टरबेशन इज नॉर्मल अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट डिस्टर्बिंग आपका रेगुलर लाइफ। ओके। अगर आपका रेगुलर लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय और एज एन ओनर, एज अ फादर, देन इट इज डिस्टर्बिंग। सो मेल मैस्टरबेशन और फीमेल मैस्टरबेशन, बोथ ऑफ देम आर ओके? यस, बोथ ऑफ देम आर नॉर्मल। फीमेल्स के लिए बहुत बार ये कहा जाता है ना कि अरे ये क्या कर दिया, ये तो बदनुमा दाग लग जाएगा। जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो आइडियल्स रखते हैं, वो ये कहते हैं फीमेल मैस्टरबेशन को लेकर के। बट इज इट ओके? बट इट इज ओके। ओके, इट इज सेम। ओके। क्या आपके पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो आईवीएफ के लिए आ रहे हैं और वो ये कहें कि कम उम्र में या कॉलेज के दिनों में, यूनिवर्सिटी के दिनों में हमने मैस्टरबेट किया, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे स्पर्म खत्म हो गए, फीमेल को लगता है कि हमारे एक्स खत्म हो गए? क्या इस तरह के भी सवाल लेकर के आते हैं जो आईवीएफ कराना चाहते हैं? आईवीएफ में ना पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेल पार्टनर्स को, दे अपने कमी को थोड़ा छुपाते हैं
इट इज ऑलवेज अबाउट फीमेल पार्टनर फर्स्ट। कैसी कमियां डॉक्टर अदिति? कमी को आप बोल सकते हो कि अगर स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है। स्पर्म काउंट, हम जब एक स्पर्म का रिपोर्ट देखते हैं उसमें 3-4 मेजर चीजें देखते हैं। स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी। उनका स्पर्म अच्छा है लेकिन आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। अच्छा। ठीक है, स्पर्म अच्छा है बट उसकी बनावट अच्छी नहीं है। अच्छा। तो इस चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और फीमेल पार्टनर ऑलरेडी मान के बैठी होती है कि मेरी वजह से नहीं हो रहा। दिस इज द आयरनी ऑफ आवर सोसाइटी। तो फीमेल पार्टनर का सब ठीक होगा, फिर भी वो मान के बैठी है कि मैम मेरा ना वजन बढ़ गया है, पिछले 3 साल में 3 किलो बढ़ गया, इसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही। बट ये चीज नहीं देखी जाती कि मेल पार्टनर की रिपोर्ट में स्पर्म मोटिलिटी 0 है। सो अवेयरनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, फर्टिलिटी अवेयरनेस पे अगर हम बोले तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल पार्टनर से नहीं होती। इनफर्टिलिटी फीमेल और मेल पार्टनर दोनों की वजह से हो सकती है। ऐसा क्यों है कि स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म में कोई दिक्कत है तो मर्द ये सोचता है कि मेरी मर्दानगी कम हो गई? ऐसे भी केसेस आते हैं क्या? बहुत देर में समझ में आता है उनको। शुरू में जितनी दवाइयाँ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, उससे कोशिश करते हैं उसको कवर अप कर लें। लेकिन जब नहीं हो पाता है, अल्टीमेटली जब हमारे पास आते हैं, मोस्टली पेशेंट्स जो आते हैं वो ये सब कुछ फेस कर चुके होते हैं। तो उस टाइम तक ये फैक्टर खत्म हो गया होता है। उस टाइम दे आर वेल एक्सेप्टेड कि ठीक है, इट इज़ मी, बट आप इसका कुछ कर दो। ठीक है, वापस से मैं आता हूँ। हाँ। चूंकि एक एज की हम बात कर रहे थे जहाँ पर मैस्टरबेशन, अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। वो कौन सी एज होती है जब सेक्सुअल इंटीमेसी की डिज़ायर एकदम कहते हैं ना कि अपने चरम पर होती है? से अराउंड जब कॉलेज गोइंग टाइम शुरू होता है। अच्छा। आजकल शायद 12th स्टैंडर्ड बोल लीजिए, बड़ा एक्सपेरिमेंटल होने के लिए। एक्सपेरिमेंटल और वो कहते हैं ना, कैसे कहते हैं कि स्वैग के साथ में सेक्स भी जोड़ दिया है। एग्जैक्टली। मतलब ये एक बहुत अजीब सी बात है। सो ये चीजें आती हैं जब बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा। स्पेशली उन घरों से जहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो। तो एकदम से जब खुले में जाते हैं या फिर एकदम से रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं, तब ये डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ती है। अच्छा। तो उनको लगता है कि मेरे तरफ से तो रिस्ट्रिक्शन सारी हट गई। तब आपको एक लगेगा, जो आपने वर्ड यूज किया चरम सीमा, है ना, उस पे लगता है कि आई वांट टू एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड। मेरे को इसी टाइम पे सब कुछ जान लेना है। अब जनरेशन, जो जनरेशनल शिफ्ट आ गया है उसमें बहुत एक्सपेरिमेंटल भी हो गया है कि मुझे तो भाई इस इंटीमेसी की तरफ बढ़ना ही है, सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ मुझे जाना ही है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, चरम सीमा, चरम सुख। और वैसे भी आजकल हमारी फिल्मों को देख करके लोग और भी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। इनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं? देखो, एक्सप्लोर कुछ चीजों से आप रोक नहीं सकते हो। एग्जैक्टली, एक्सप्लोर करने निकले हैं तो करके ही रहेंगे। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीजों से आप रोक नहीं सकते। मोर इम्पोर्टेंट इज कि उनको पहले ही ये समझा दिया जाए कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्लोरिंग। मतलब आप क्या कर सकते हो, किस लेवल तक कर सकते हो, और आपको क्या ध्यान रखना है। यहाँ पे आता है वर्ड प्रोटेक्शन। इनको हमें समझाना है कि प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रिकॉशंस क्या होती हैं। व्हेन वी टॉक टू अ बॉय एंड व्हेन वी टॉक टू अ मेल, उनको हमें समझाना है कि अगर आप किसी भी फीमेल के साथ रैंडमली मिले हो, किसी नाइट क्लब में मिले हो, कहीं पार्टी में मिले हो, एंड एक वर्ड यूज़ करते हैं वन नाइट स्टैंड, उसके लिए यू शुड एंड मस्ट यूज़ अ कॉन्डम। प्रिकॉशन इज मस्ट। इतने डिजीजेस होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, so वो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, आगे के हरासमेंट के बचने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रिकॉशंस के बारे में डे 1 से पता हो। लाइक आई सेड, व्हेन दे मूव आउट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, उनको प्रिकॉशंस के बारे में पता होना चाहिए। उनका क्या कहें कि जो ये कहें कि प्रिकॉशंस प्लेजर नहीं देता, मुसीबत देता है। बाद में बहुत बहुत मुसीबत देगा। तो एंड गर्ल्स के लिए बहुत तरीके के मेथड्स हैं, नॉट जस्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बट बैरियर मेथड तो एक चॉइस हो जाती है एक मेल पार्टनर की तरफ, बट गर्ल पार्टनर अपनी तरफ से भी, इफ़ दे आर सेक्सुअली एक्टिव बट दे डोंट वांट अ प्रेगनेंसी, देयर आर मेथड्स, ऐसे तरीके हैं जिनसे प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट टिल डेट ईजिएस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज बैरियर मेथड, दैट इज कॉन्डम्स। ओके। अगर गर्ल एक हार्मोनल पिल होती है, और फीमेल दोनों में ऑप्शंस हैं। फीमेल ऑप्शंस बहुत कम अवेलेबल होते हैं बैरियर मेथड के, मेल ऑप्शंस आर वेरी वाइडली अवेलेबल, हर जगह आपको कॉन्डम मिल सकता है। फीमेल ऑप्शंस के साथ में एक दिक्कत क्या है, चूंकि थोड़ी बहुत जूलॉजी मैंने भी पढ़ी और ह्यूमन एनाटॉमी जो
इंसान की शारीरिक संरचना होती है, उसमें क्या होता है ना कि फीमेल प्रिकॉशंस में आपको इंसर्शन करने होते हैं। Yes. शायद इंसर्ट होना कुछ भी ऑर्गन के अंदर, क्या ये नुकसानदेह होता ये है? थोड़ा टीडियस होता है, नुकसानदेह तो नहीं होता है। अब ऐसे तो मेंस्ट्रुअल कप्स भी इंसर्ट होते हैं जो आजकल आए हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, बट ये थोड़ा टीडियस वर्क होता है देन नॉर्मल मेल कॉन्डम। एक और आप जब पैशनेट होते हैं तो Exactly. इतनी मेहनत क्यों करेंगे, आप ये सोचते हैं कि Exactly. इंस्टेंट फीलिंग्स आ गई हैं, हाँ, और इंस्टेंट फीलिंग में ही सब कुछ कर लाइक लेना। व्हाट आई सेड, इजीएस्ट होता है मेल कॉन्डम, बिकॉज फीमेल कॉन्डम उस टाइम पे पॉसिबल होता ही नहीं उनके लिए। अगर हम एक फीमेल को एडवाइस करते हैं कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लो, आफ्टर ऑल दे आर हॉर्मोन्स। आजकल बहुत अच्छे तरीके से बहुत लो डोज में सब कुछ आ चुका है, बट कंजम्पशन ऑफ हॉर्मोन्स जस्ट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड कब तक लेते रहोगे? देन देर आर डिपोज, हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लगवाओ, उससे प्रेगनेंसी के रेट्स कम रहते हैं। लेकिन जब इन सब चीज़ों की बात करो, ये सारी चीज़ें मोर डिफिकल्ट हैं रादर देन टू जस्ट पुट ऑन अ कॉन्डम। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रमोट एक बैरियर अच्छा, मेथड एक बहुत अजीब सा मिथ है, आपको बताता हूँ मैं नाम नहीं लूँगा, चूँकि जैसे ही मैंने डॉक्टर अदिति का नाम अपने सोशल मीडिया पर फ्लोट किया, मेरे पास में मैं काउंट कर रहा था, मेरे ख्याल से 9368 के आसपास सवाल आए हैं। और सवाल ऐसे हैं जो मैं वियर्ड नहीं कहता, मैं इनोसेंट कहता हूँ। उनमें से एक सवाल ये आया है कि आजकल प्रिकॉशंस में बहुत से फ्लेवर्स होते हैं, कुछ फ्लेवर में प्रेगनेंसी हो जाती है और कुछ फ्लेवर में प्रेगनेंसी नहीं होती, स्ट्रॉबेरी में हो जाती है, चॉकलेट में नहीं होती। का मतलब प्रिकॉशन होता है और फ्लेवर का मतलब फ्लेवर होता है। अच्छा। इन दोनों चीजों को अलग अलग रखें, फ्लेवर का स्वाद लें और प्रिकॉशन का काम करने दें। अच्छा, बस। अच्छा। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो एक परसेंटेज होता है किसी भी मेथड के फेल होने का। तो अगर हम बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डम की बात करते हैं तो भी 1% चांस होता है कि कॉन्डम के बावजूद भी प्रेगनेंसी आ जाए। अच्छा, उसको हम फेलियर ऑफ मेथड बोलते हैं। लेकिन अदरवाइज फ्लेवर्ड कॉन्डम्स में स्ट्रॉबेरी हो, बनाना हो, पाइनएप्पल हो, जो भी फ्लेवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका पर्पस ये है प्रेगनेंसी ना होने दे, स्पर्म को बॉडी के अंदर ना घुसने दे, और वो सर्व करता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, याद रखिएगा कि फ्लेवर का मजा अलग है और उसमें आप अपने दिमाग की बंदिशों में मत रखें। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर अदिति, कम उम्र में आपको समझ नहीं होती है, शुड आई मूव टू द इंटरकोर्स काइंड ऑफ अ थिंग, आर यू कंफर्टेबल? प्लीज। ओके, चूंकि कई क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैंने कहा ना इस पूरी जर्नी को मैं आईवीएफ तक लेकर के जाऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कम उम्र में जब इंटरकोर्स हो रहा होता है तो फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि एक्सपेरिमेंट में आपके बॉडी पार्ट्स को नुकसान भी हो सकता है। Yes. आप बहुत बार बहुत स्ट्रेंथ के साथ में कर रहे होते हैं, बहुत बार एक्सपेरिमेंटल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत बार कहते हैं कि चलो आज चलते हैं, हम लिव इन में रह रहे हैं, किचन स्लैब में चलेंगे, आप XYZ कुछ भी ऐसा। ऐसे में अगर बॉडी पार्ट को नुकसान हो जाए तो आगे चल करके क्या कंसीव करने में या माँ बाप बनने में दिक्कत होती है क्या? किसी भी फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी को जब हम करते हैं, कोई फीमेल स्पेशली एक लेयर, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसको हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन, HYMEN। यस। ओके। तो जब वो मैं चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं इन सभी को नोट करके रखें, बिकॉज डॉक्टर अदिति इज रियली प्रीशियस फॉर द सोसाइटी। सो जब ये हाइमेन ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है। सो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स के बाद एक कपल को घबराना नहीं चाहिए कि ब्लीडिंग क्यों हुआ। हमेशा ब्लीडिंग होती है? हमेशा नहीं होती है। ये हाइमेन हो सकता है किसी का पहले ही ब्रेक हो चुका हो। अच्छा। कोई एक्सेसिव रिग्रेस एक्सरसाइज करता हो। अच्छा। कोई गर्ल बहुत एक्टिव हो, फिजिकली एक्टिव हो, जो हमारे जाते हैं, छोटे शहर में शायद कहते हैं झिल्ली टूट गई ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर किसी फीमेल के 50% फीमेल्स के ये वैसे ही एक्टिविटीज में हो सकता है ब्रेक हो गई हो, नहीं होती तो फर्स्ट टाइम जब इंटरकोर्स होता है तो उसमें ब्रेक होके थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है। अब जो आपने मेंशन किया है कि अगर प्लेजर वाइज या किसी और एक्सपेरिमेंटल वेज में जब इंटरकोर्स करने की कोशिश होती है एंड अगर कोई हार्म होता है, अगर वो हार्म आपको परटेन कर रहा है, मतलब वो आपको लगा कि आपको चोट पहुंची है या आपको दर्द हुआ उसके बाद और आपको लगता है कि वो कंसिस्टेंट है, सीक फॉर मेडिकल हेल्प। ये सही नहीं है। अगर आपको ये पेन मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। मेल के टेस्टिस को
हार्म हो सकता है, हर्ट हो सकता है, Oh, really? फीमेल को ब्लीडिंग हो सकती है, Okay. एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, वेजाइनल टीयर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में अगर ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें घंटे भर 2 घंटे या एक नॉर्मल पेन किलर खा के ठीक नहीं हुआ है, यू मस्ट गो एंड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट और हूसोएवर डॉक्टर इज एक नियर और यू। बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं आजकल के जो यंग जनरेशन है, वो क्या करते हैं ना, उनके सामने एक वो क्या है, अल्फा मेल अल्फा फीमेल, कि हमें अल्फा मेल अल्फा फीमेल अपने आप को साबित करना Yes. है। लड़के को ये साबित करना है कि वो लॉन्ग लास्टिंग है, लड़की Yes. को ये साबित करना है कि उसका चरम सुख जो है घंटों Yes. के बाद में आता है। Yes. कुछ ऐसे फीचर्स वगैरह देख करके भी इस Yes. तरह की बातें बहुत आम सी हो चली हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, वो एडिशनल एफर्ट करते हैं, कभी स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, कभी पिल्स का इस्तेमाल करते हैं कम उम्र में ही। इसलिए मुझे ये बताएं कि क्या अल्फा मेल अल्फा फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है, मैं सॉरी टू से बहुत देसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देर तक टिकने पर ही डिपेंड होता है नहीं, क्या? एब्सोल्युटली नहीं, ये एकदम अच्छा। रॉन्ग है। हाँ। तो देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं। व्हाट इज अल्फा मेल एंड व्हाट इज अल्फा फीमेल? तो ये जो सारे टर्म्स हैं, ये एक और टर्म है मिलेनियल्स, हाँ। उन लोगों ने बनाए हैं। सो इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ प्लेजर एंड नो वेयर रिलेटेड टू कि आपकी फर्टिलिटी और आपका अल्फा मेल होना आपस में कनेक्टेड नहीं है। जब तक आपका स्पर्म अच्छा है और बॉडी के अंदर चाहे 2 मिनट बाद जा रहा हो या 12 मिनट बाद जा रहा हो, उस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस एंड अनटिल वो स्पर्म जाके एग से मिलता हो। सो वो आपकी फर्टिलिटी डिफाइन करता है। तो आपका अल्फा मेल हो, आप अल्फा मेल हो के भी नॉन फर्टाइल हो सकते हो, स्पेशली जब अल्फा मेल होने के लिए कोई स्टेरॉइड्स लेता है, कोई ड्रग्स यूज करता है। यानी आप हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल करके आप पापा बन जाएं। यस, अच्छा। अगर आप अल्फा मेल हो, अल्फा मेल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने उसकी डेफिनेशन अभी डिफाइन करी है। तो अगर कोई अल्फा मेल अपने आप को मानता है, ऐसा नहीं है कि उसके स्पर्म रिपोर्ट बहुत अच्छा होगा। अच्छा। हो सकता है उसने बहुत ड्रग्स लिए हों, हो सकता है उसने बहुत स्टेरॉइड्स यूज़ किए हों, एंड ड्रग्स का, स्टेरॉइड्स का, इन सब चीज़ों का स्पर्म के ऊपर बहुत बहुत खराब इफेक्ट होता है। अच्छा। हाँ, वो एक मेजर फैक्टर क्योंकि है। जो नई जनरेशन है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए ये सब बहुत कर रही है आजकल के ज़माने में। क्योंकि मेरे पास में कई सवाल आए हैं कि सर ड्रग्स करके, अल्कोहल ले करके अगर हम करते हैं तो ऐसे में क्या ऑर्गन को नुकसान होगा, क्या आगे चल करके पापा बन पाएंगे या नहीं? ऑर्गन को नुकसान नहीं होगा, अच्छा। बट स्पर्म को नुकसान होगा जो ऑर्गन के अंदर बनता है। अच्छा 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 अच्छा। जो स्पर्म या शुक्राणु हिंदी में बोलते हैं, शुक्राणु को बहुत भारी नुकसान होगा। अच्छा। विद एज एक मेल के शुक्राणु कम भी होते हैं। अच्छा। मेजरली कम नंबर्स में नहीं होते, तो उनके क्वालिटी में, उनके स्ट्रक्चर में, इन सब चीज़ों में कम होते हैं। लेकिन अगर वो मेल ड्रग्स करते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, बहुत हैवी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या फिर बहुत प्रोटीन्स लेते हैं। प्रोटीन्स भी बहुत वैरायटी के आते हैं। अगर हम जो जिम में यूज़ होते हैं प्रोटीन्स, वो बहुत वैरायटी के आते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर अच्छा देख के नहीं लिया हुआ और बहुत एक्सेसिव यूज़ किया हुआ है कोई प्रोटीन। अच्छा। बहुत लंबे समय से ये सब चीज़ें कर रहे हो तो स्पर्म डेफिनेटली इफेक्ट होगा। अच्छा। चाहे वो एग्जैक्टली वो 12 मिनट तक टिक जाए, लेकिन उसके बाद भी स्पर्म अच्छा नहीं मिलेगा। 12 मिनट की बात करी मेरे पास, चूंकि आपने सवाल किया ना कि उन्होंने ऐसे भी सवाल किए हैं, और मेरे ख्याल से 20-22 साल के, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता चूंकि उनकी भी एक प्रिवेसी होती है। एमपी के एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे सवाल लिख करके भेजा। आप 12 मिनट की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि सर मुझे लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए, हालांकि शब्द बड़े अजीब से इस्तेमाल किए, वही टिकना एंड ऑल, तो इस तरह के शब्दों का, और उनका ये कहना था कि सर अगर मैं अभी आधे घंटे के लिए अल्कोहल लेकर के 45 मिनट के लिए अगर मैं करता रहूं तो क्या ये गारंटी है कि जब मेरी शादी हो जाएगी, यानी वो एक्स्ट्रा मेरिट, वो अभी किसी अफेयर में है, मेरी अगर शादी हो जाएगी, क्या उसके बाद भी मैं वैसा ही परफॉर्मर रहूंगा? क्या उसके बाद पापा बनने में दिक्कत होगी? ये उनके लिए ये सवाल है। पापा बनने में डेफिनेटली दिक्कत होगी। अच्छा। होगी, और वो इतना परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो उस समय पे डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ, उन्होंने अल्कोहल लेके, स्पेशली जब अल्कोहल लेके आप एक इंटरकोर्स करते हो, तो ऑलरेडी जो आप स्पर्म इजैकुलेट कर रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड इजैकुलेट। वो अच्छा। हाँ, वो स्पर्म का क्वालिटी ऑलरेडी कम ही मिलेगा। ओके। तो हम लोग जब भी किसी फीमेल का प्रोसीजर होता है, तो हम ऑलरेडी, एक मेल के लिए एडवाइस रहती है कि जब तक वो प्रोसीजर पूरा नहीं हो जाता, फ्रॉम द डे जब से वो हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, टू अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ स्टेरॉइड। कहते हैं नहीं कि मैम
थोड़ा सा एक पेग कहते लेने क्या? हैं अच्छा, फीमेल का सब कुछ हो गया मैम, आप तो वही मना कर रहे हो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब भाई आपकी वाइफ इतने इंजेक्शन लगवा रही है, सब कुछ कर रही है, प्रोसीजर करवा रही है, आप एक स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं छोड़ सकते। मैम कोशिश करेंगे, तो दिस इज द फैक्ट। अब वो Okay. कहते हैं लाखों में से ढूंढ लेंगे हम भी स्पर्म, फिर क्या करें, स्पर्म का काउंट हमेशा लाखों में होता है। अच्छा। तो हम कहते हैं हम भी ढूंढेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश तो करिए। मैं चूंकि ब्रिंगिंग और मैंने कहा ना कि आईवीएफ को एक साथ में लेकर के चल रहा हूँ, एक और सवाल आया था बड़ा मतलब हालांकि मैंने कहा ना कि आप सीड्स ऑफ इनोसेंस से हैं, और मुझे इनोसेंट ही सवाल लगा कि आप देश के इतने बड़े फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करने जा रहे हैं, क्या मेरे लिए एक सवाल कर लेंगे कि क्या कोई एक सर्टेन पोजीशन है कि उसमें हम करें तो हमें आईवीएफ की नौबत ना आए? नहीं, नहीं। ये सवाल बहुत कॉमन है, बहुत लोग अच्छा, आता है आपके पूछते हैं। सामने ये Yes, सवाल? yes, yes. हालांकि मैं सच बताऊं कि ऐसे सवाल पूछने से पहले मैं एम्बैरेस हो रहा था, बट नहीं, आई एम मैच्योर इनफ कि मुझे एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से शायद अपने व्यूवर्स के लिए ये सवाल करने चाहिए। आईवीएफ की जरूरत ना पड़े इसके लिए कोशिश आईवीएफ स्पेशलिस्ट ही करते हैं सबसे पहले। अच्छा। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो that's so सबसे पहले sweet. हम ही कोशिश करते हैं कि आपको नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाए या इधर उधर के हम दवाइयों वगैरह से कोशिश हो जाए। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग घबराइए मत कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास गया और आईवीएफ ही होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। सबसे पहले देयर हैज टू बी अ जेन्युइन रीजन कि आईवीएफ करना पड़े हमें। अच्छा, एंड कमिंग बैक टू पोजीशंस, ऐसा कोई पोजीशन नहीं है। हर पोजीशन में जो आप कह लो, कोई भी पोजीशन, उसमें स्पर्म अगर बॉडी के अंदर जा रहा है तो और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो वो एक इनफर्टिलिटी केस है। क्या ऐसा होता है कि किसी सर्टेन पोजीशन में स्पर्म की जो स्पीड है या स्पर्म का डायरेक्शन उसको सही दिया जा सके? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, स्पर्म के अंदर खुद एक इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक बार ही फीमेल बॉडी एंटर करे तो वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता कहीं भी भाग जाए? उसका अपना खुद का काम होता अच्छा। है ये कि अपना रास्ता खुद बना के निकले। उसी चीज को हम मोटिलिटी बोलते हैं। अच्छा, कम उम्र में अगर मैस्टरबेशन या कम उम्र में अगर फिजिकल इंटीमेसी बना ली तो ऐसे में क्या स्पर्म कम हो जाते हैं? नहीं होते। नहीं। कितने स्पर्म होते हैं एक मेल के शरीर एक में? नॉर्मल स्पर्म रिपोर्ट WHO के अकॉर्डिंग अराउंड 15 to 40 मिलियन काउंट है, तो उसको ठीक मानते हैं। 40 to 50 15 to 40 मिलियन, 40 15 से 40 मिलियन नॉर्मल मानते हैं। 15 थोड़ा लो की तरफ है, 40 थोड़ा ओके। यस, थ्रू आउट लाइफ। अच्छा, तो अगर आपका स्पर्म काउंट 15 से 40 मिलियन के अराउंड है, कई 50% पेशेंट्स का 40 मिलियन से ऊपर ही होता है, तो आप नेचुरल कंसीव करने के लिए डॉक्टर और एक इजैकुलेट में, एक मिनट, एक इजैकुलेशन में आप ये बता रहे हो कि 14 मिलियन से लेकर के 40 मिलियन तक स्पर्म बाहर आ जाते हैं। ओह, इसीलिए उसकी खुद की क्षमता है रास्ता ढूंढना। जो मैं आपको कह रही हूँ, कोई भी पोजीशन हो, 15 लाख स्पर्म होंगे तो अपने आप से रास्ता ढूंढेंगे ना। और उनमें से एक या दो ही अपना काम कर पाता है। 2 करेंगे अगर अपना काम, बाकी तो हो जाएंगे ना। बाकी सब भाग जाते हैं। बाकी शरारती होते हैं, बाकियों का स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता, मोटिलिटी पूरी नहीं होती या इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द ऑल होता है वो जाके जो मर्द की फितरत होती है वो बाकी एक्स ढूंढने लगता है। वो अपना एग ढूंढता है और एग में घुसता है। अच्छा, दैट्स सो मतलब मेरे लिए भी बहुत इनोवेटिव सा है ये सब। अच्छा, एक और चीज़ कि क्या कम उम्र में अगर मैस्टरबेशन किया, कम उम्र में इंटीमेसी बनाई, और तो क्या आगे चल करके इरेक्शन में दिक्कत आती है, और इरेक्शन की वजह से भी क्या कंसीव कराने में परेशानी होती है, कोई चैलेंजेस आते हैं? इरेक्शन का प्रेगनेंसी से कोई वास्ता है क्या? इसका 2 पार्ट्स में आंसर दूंगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट जो पूछा कि कम उम्र में मास्टरबेशन से, फिजिकल इंटीमेसी से, इन चीज़ों से इरेक्शन पे प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। इरेक्शन की वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा। तो एक मेडिकल टर्म यूज करते हैं हम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। करेक्ट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ आपस में नॉर्मल इंटरकोर्स नहीं रख पाते हैं क्योंकि हस्बैंड इजैकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो एक ये हमारे एक डेफिनेट इंडिकेशन होती है आईवीएफ के लिए। एक सैंपल है, इजैकुलेशन हो सकता है बट एक उस पॉइंट पे नहीं होता जहाँ पे उन लोगों को रिक्वायर्ड है।
अच्छा। तो ऐसे केसेस में भी आईवीएफ की ज़रूरत या इनफैक्ट आईयूआई जो एक छोटा फॉर्म ऑफ प्रोसीजर होता है वो करा जाता है ताकि एक फीमेल कंसीव कर पाए। बट इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेडिकली ट्रीटेबल भी होता है अगर एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के साथ हम बैठ के एक कॉज ढूंढें। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कॉज सिर्फ साइकोलॉजिकल है तो इसको हम डील कर सकते हैं, बट अगर वो पीछे से अच्छे से हार्मोन साइकोलॉजिकल एज इफ साइकोलॉजिकल मतलब कि उनके मन में डर है, इजैकुलेशन होता है लेकिन उसी टाइम पे नहीं होता जब इंटरकोर्स हो रहा हो, तो इस पार्ट को हम डील कर सकते हैं दवाइयों की मदद से, काउंसलिंग की मदद से। बट अगर ये हार्मोनल है या ब्रेन से ऐसा सिग्नल्स आता है तो फिर उसको डील मुश्किल होता है करना। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि मैं इजैकुलेट होता हूँ लेकिन मुझे ईडी की प्रॉब्लम यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इजैकुलेट होता हूँ और मुझे डर यह है कि इजैकुलेट मैं चूँकि एक्सटर्नल पार्ट्स पर ही हो जाता हूँ तो मेरा स्पर्म सही जगह नहीं पहुँच पाता। मुझे इस तरह का शक है, क्या ये शक सही है? यस, बिल्कुल ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो एक साइकोलॉजिकल पार्ट जो होता है वो उसमें वो लोग इजैकुलेट बॉडी के अंदर नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे हैव अ साइकोलॉजी पीछे से। तो ऐसे केसेस में हम उनका सैंपल कलेक्शन करवाते हैं और उसको प्रोसेस करके विद बहुत पतला से एक कैथेटर होता है उसको उससे उनका स्पर्म हम बॉडी के अंदर डाल देते हैं। इस प्रोसेस को आईवीएफ से छोटा प्रोसीजर होता है ये, इसको हम आईयूआई बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है। तो ये उसमें मदद करता है उनको। एंड उनका डाउट एकदम ठीक है क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसकी वजह से उनका जो इजैकुलेशन हो रहा है वो अनटाइमली उनके चाह से बाहर है। अच्छा। तो इस वजह से वो कहीं पे भी बॉडी पार्ट पे या इधर उधर हो सकता है रादर देन इनसाइड। अब मैं टीनेज और जवानी के दिनों से अब मैं शादी के दिनों की तरफ बढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम बाकी चैलेंजेस पर आएंगे। टीनेज से भी शादी की एज आ गई, थोड़े मैच्योर आप कहे जाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा मैच्योर या बहुत ज़्यादा समझदार आप नहीं हो पाते हैं। आप शादी की उम्र में आए, शादी हो रही है, बहुत डॉक्टर अदिति बहुत तितलियां तोड़ती हैं जैसे भी बटरफ्लाइज इन द स्टमक। तो तितलियां जो होती हैं, इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं, तितलियां क्या हार्मोनल चेंजेस भी करती हैं? यस, इट्स कंप्लीटली हार्मोनल एंड इट्स हैप्पीनेस। वो तो खुशी होती है दोनों की तरफ, और एक किसी भी न्यू रिलेशनशिप में एक स्पार्क तो होता ही है, तो वो उसकी वजह से ही वो तितलियां उड़ती नहीं, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? न्यू रिलेशनशिप में स्पार्क होता है, ओल्ड में भी हो सकता है ऑफ कोर्स। बहुत नहीं, आप मेरी तरफ इशारा ना करें, मैं इतना ओल्ड नहीं हूं कि आप मेरी तरफ इशारा करके कहें कि ओल्ड में भी हो सकता है। नहीं, तो ये कंप्लीटली नेचुरल है। अच्छा, चलिए अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा बायोलॉजिकली। क्या होता है ना कि मर्दानगी, अल्फा मेल, ये सारी चीज़ें, परफॉर्मेंस प्रेशर, लोगों से सुना हुआ, फिल्मों में देखा हुआ कि जा भाई आज तेरा दिन है, जा भाई आज तेरी पहली रात है, जा करके तुझे अपने आप को प्रूव करना है, साबित करना है, बता देना है कि तू मेरा भाई है, बता देना है कि तू मेरा दोस्त है। ये प्रेशर बहुत ही कमाल का भी होता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। ऐसे में लोग क्या करते हैं कि कुछ मैं खुल करके बोल देता हूँ कि कभी वायग्रा की तरफ चले जाते हैं, कभी ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं अपनी फर्स्ट नाइट पर ही, या फिर अपने फर्स्ट, मैं नाइट से कहीं ज़्यादा मोमेंट बोलता हूँ, बहुत खूबसूरत मोमेंट होते हैं वो, या फिर अपने मोमेंट की तरफ वायग्रा, ड्रग्स, अल्कोहल। तो ये इसे लेकर के ओपिनियन क्या है आपका? आई थिंक वाइग्रा इज समथिंग, अल्कोहल तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो टेकन इनटू राइट अमाउंट्स ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन ठीक है ना। आप जैसे ओकेजन की बात कर रहे हो शादी की, तो इस पे ठीक है। बट जब हम वाइग्रा की बात करते हैं तो बहुत बहुत कम लोगों को पता है कि वाइग्रा के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा। अगर कोई एक मेल पोटेंशियल है कि उसको हार्ट इशू हो सकता है, वाइग्रा कैन कॉज एन हार्ट अटैक। Oh my God. Yes. Really? So वाइग्रा जैसी चीज़ों को विदाउट मेडिकल असिस्टेंट यूज़ नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल एक डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है फॉर एनी रीजन, या फिर एक इस परफॉर्मेंस के लिए भी अगर आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो आपके अच्छे खासे ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका ECG देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है। वाइग्रा एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो सॉल्ट्स होते हैं वो हार्ट रेट बहुत इंक्रीज कर देते हैं, और अगर आपके हार्ट के मसल्स कहीं पे भी वीकनेस की तरफ हैं या फिर कहीं पे भी उनमें पोटेंशियल है कि वो आगे वीक हो सकते हैं, तो आप एक कैंडिडेट बन जाते हो कि आप उसके साइड इफेक्ट्स का पार्ट बन जाओगे, जो कि एक हार्ट अटैक रीजन है। सो वाइग्रा नो, अल्कोहल
ऑफ कोर्स ओकेजनली ओके, वैसे तो नो ही होता है ना, बट ओकेजनली लेना है, एक वंस अ मंथ हो गया, ट्वाइस अ मंथ, तो ओके ओके। हाँ, अदरवाइज जस्ट डोंट टेक दैट पीयर प्रेशर। सबसे अच्छा होता है पीयर प्रेशर लो ही मत। कितनी सारी चीजों में लोगे, हर चीज में तो पीयर प्रेशर है। यानी बीवी इतनी समझदार होती है, होनी चाहिए। हाँ। तो बीवी की समझदारी के लिए भी कुछ कभी कभी काउंसलिंग करनी पड़ती है क्या? यस। अच्छा। हाँ, कपल्स जो न्यूली में, अब तो आजकल काफी कपल्स बिफोर गेटिंग मैरिड भी आने लग गए हैं हमारे पास। कुछ ऐसे भी कपल्स आते हैं क्या जिसमें बीवी ये कहे कि आज आईवीएफ की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि इन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया? ऐसे कम होता है, अच्छा। बट हाँ, ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमने पहले बात की थी, उसकी वजह से आईवीएफ पे आना पड़ जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ को लेकर के बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका ऑर्गेनाइजेशन गांव में भी जाता है, आप लोग अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, चूँकि हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे, प्रिकॉशंस अप्लाई करना, प्रिकॉशंस यूज़ करना, इसे लेकर के कभी आप गांव में पहुंची हो, अवेयरनेस आपने बढ़ाने की कोशिश की हो और आपके सामने कुछ बहुत ही वियर्ड से, बहुत ही मजाकिया लहजे के जवाब आए हों, या फिर कुछ ऐसा आया हो कि आप सामने तो आपकी हंसी बिल्कुल छूट पड़ी हो और आप एक्सप्रेस न कर पाए? एक बहुत पुरानी बात है, जब मैं एमबीबीएस कर रही थी, 3rd ईयर में थी, तब एक सब्जेक्ट होता है पीएसएम, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन। ओके। उसको लेके हमें गांव में जाना होता है। उस टाइम हम ये कॉन्डम के अवेयरनेस के लिए काम कर रहे थे, कभी वॉशरूम्स की अवेयरनेस होती है, टॉयलेट्स बनवाना, ये वो। तो मैं पार्ट थी कॉन्डम अवेयरनेस का। तो हम लोग जब गांव में गए तो गांव का, आई कांट टेक, मतलब गांव का नाम नहीं ले रही हूँ, अम्बाला के पास एक गांव था, वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ पे जब हम गए तो हमने उनको कॉन्डम्स यूज़ करने सिखाए। तो जब हमने उनको कॉन्डम्स, उसको ओपन करके हमने थंब के ऊपर लगा के दिखाया। तो उसके बाद जब 2 हफ्ते बाद रिव्यू के लिए गए तो फीमेल से बात की वहाँ पे कि आप लोगों को कुछ समझ में आया, अभी आपके मेल पार्टनर्स यूज़ कर रहे हैं कॉन्डम्स? तो कहते हैं हाँ जी, जब भी हम लोग सेक्स करते हैं तो वो अपने अंगूठे पे वो कॉन्डम लगा लेते हैं। तो वो एक ऐसा इंसिडेंस था। वैसे हरियाणा के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। मुझे हरियाणा से प्यार बहुत है, मुझे लगाव बहुत है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन प्यार बहुत है मुझे हरियाणा से। ये इंसिडेंट से ये लगा कि कितना ज़्यादा इनोसेंस है एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। यस। इतना ज़्यादा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड नहीं था उस स्टेज पे। हमें तो उस टाइम पे ये मजाक लगता था, बट अगर आज रेट्रोस्पेक्टिवली सोचो, इट इज़ सैड कि उनको पता होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए। ना हस्बैंड और बच्चे चाहता है, ना वाइफ और बच्चे चाहती है, और बच्चे होए जा रहे हैं। उस चीज़ का सॉल्यूशन हम बता के जा रहे हैं, बट वो अंगूठे पे कॉन्डम लगा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। इस तरह का कुछ और भी इंसिडेंट अगर याद हो आपको? ऐसा तो बहुत है। जैसे वॉशरूम को लेके, जब हम, क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत अवेयर करेंगे मेरे व्यूअर्स को। एग्जैक्टली, जब वॉशरूम्स बनवाते थे हम लोग, तो हम लोग एक चार्ट होता था, उस पे करते थे कि इस घर में वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, 3-4 घर का मिला के। तो वहाँ पे किसी ने वेस्टर्न सीट लगवा दिया। तो पूरे गांव में किसी को नहीं पता था कि वेस्टर्न सीट का पर्पस क्या है, वो यूज़ कैसे कर सकते हैं। वो बिल्कुल साफ का साफ ही पड़ा हुआ था। जब हम 15 दिन बाद रिव्यू के लिए गए तो कहते हैं हमें समझ में ही नहीं आया, अभी भी हम खेत में ही जाते हैं। सो इट इज़ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रूरल इंडिया में काफ़ी ज़रूरत है, और हो भी रहा है। आई थिंक द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स। आज इस बात को बहुत टाइम हो चुका, ऐसा नहीं है। तो आज के टाइम पे ज़रूर बेटर होगा, लेकिन और बेटर होने की बहुत ज़रूरत है। हम वहाँ पर थे जहाँ पर एक शादीशुदा जोड़े की बात कर रहे थे, नए नवेले शादीशुदा जोड़े के बारे में। एक और मिथ है कि घर में रह करके अगर फर्स्ट नाइट हुई, और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में तो होता है ना कि दूध का ग्लास लेकर के जा रहे हैं, उसमें हल्दी भी होती है, इस तरह की भी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, एक मिथ और भी है कि हनीमून पर जाएंगे वहीं पर कंसीव कर पाएंगे, घर में अगर किया तो नहीं कंसीव करेंगे। इसमें ज़्यादा पार्ट कॉन्शियसनेस। फर्स्ट नाइट अगर घर पे है तो इसका मतलब ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस वगैरह में कपल जानता नहीं होता एक दूसरे को।
कंसीव इसलिए कर पाएंगे हनीमून पे क्योंकि वहाँ जानते हैं एक दूसरे को, दे विल बी बेटर एबल टू हैव एन इंटरकोर्स देयर टुगेदर, है ना, वहाँ पे वो लोग साथ ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन घर पे नहीं रह सकते। आपने जो मेंशन किया था पीयर प्रेशर, सारे लोग तो कान लगा के खड़े होते हैं, तो इस वजह से सिंपल सी बात है कि उन लोगों को घर पे कंफर्टेबल नहीं है, बाहर कंफर्टेबल है। ओके ओके। अच्छा, एक शादीशुदा जोड़ा एक और भी बात कहता है कि हमें तो अपनी खुशियां हर पोजीशन में चाहिए, लेकिन कोई एक सर्टेन पोजीशन जिसमें कंसीव करेंगे ही करेंगे। नहीं, ऐसी कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है जिसमें कंसीव करेंगे ही करेंगे। इसके ऊपर बहुत आर्टिकल्स भी देख चुके हैं, बहुत सोशल मीडिया पोस्ट भी हैं, बट ऐसे डेफिनेट कुछ भी नहीं है जिसमें आप बोलो कि इस पोजीशन में ही कंसीव करने वाले हो। कंसीव करने का एक सिंपल सा फंडा होता है, एक स्पर्म को एक बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर जाके एक एग से मिलना पड़ता है। ठीक है। अगर वो मिल रहा है तो वो कंसीव करेंगे, अगर वो किसी भी कारणवश नहीं मिल पाता तो कंसीव नहीं करेंगे। अब किसी भी पोजीशन में वो स्पर्म अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा वो डिपेंड करता है, बट एक पर्टिकुलर पोजीशन कंसीव करने में मदद नहीं करती। हेल्दी और नॉर्मल माँ बाप बनने की सही उम्र क्या है? 25 to 30। 25 to 30 इधर मेल और फीमेल दोनों? फीमेल स्पेशली, अच्छा, है ना। मेल भी 30 to 33 मान लीजिए अपर लिमिट। बट मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो हमारे बड़े लोग कहते थे कि पहले शादी कर लो फिर अपना करियर देख लेना, वो ज़्यादा सही था रैदर दैन टुडे जब हम कहते हैं कि अब पहले करियर बना लें और फिर शादी करेंगे। क्योंकि जो एक साइंटिफिकली टर्म है फीमेल एग रिजर्व, उसके जो डिक्लाइन होने की स्पीड है, जो वो जिस स्पीड से पहले कम होता था वो उससे कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से अब कम होता है। अगर मैं अपने 2 जनरेशन ऊपर देखूं, मेरी दादी के भी 9 बच्चे थे, हाँ, और लास्ट बच्चा शायद 45 प्लस पे हुआ होगा। तो आज के टाइम पे जो मैक्सिमम हमारा पेशेंट लोड होता है दैट इज बिटवीन 33 to 38, मे बी 30 to 35। एंड ये वाले पेशेंट्स अब पीछे ही होते जा रहे हैं। मतलब अब 28 साल की लड़की भी लो रिजर्व के साथ आने लग गई है, एंड इट इज सो सैड टू सी। जल्दी बूढ़ा कौन होता है, स्पर्म या एग? एग थोड़ा जल्दी बूढ़ा होता है। वो बात सही कही जाती है कि मर्द हमेशा जवान होता है, घोड़ा होता है। मर्द हमेशा जवान नहीं होता, बट मर्द के पास एक पॉइंट है कि उसके पास लाखों में स्पर्म है, लेकिन फीमेल के पास लाखों में नहीं है ये चीज। अच्छा। तो जब लाखों में नहीं है तो वो कम होगी तो वो नंबर्स में रह जाएगी 1 2 3 4। मेल का कम भी होगा तो थोड़ा कम होगा, लेकिन यस मर्द हमेशा जवान नहीं रहता। मर्द के स्पर्म में भी प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी चाहे काउंट रहे लेकिन उसका क्वालिटी फर्क पड़ता है, उसका मॉर्फोलॉजी फर्क पड़ता है, उसका जो एक पावर होता है एक अच्छा एम्ब्रियो, एक अच्छा बेबी में कन्वर्ट होने का, उस पर फर्क पड़ता है। बट एक फीमेल एग बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाता है आज के टाइम पे। किस उम्र तक? एक लाइन नहीं बना सकते, बट एक आज का पॉल्यूशन देख के, आज का लाइफस्टाइल देख के, आज का पीयर प्रेशर देख के, हैबिट्स देख के, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो फीमेल एग रिजर्व है बाय 33-35 ऑलमोस्ट कम होने के कगार पे होता है, जो चीज़ पहले 45 पे होती थी। ओके। तो हम ऑलरेडी 10 साल पीछे चल रहे हैं। तो अब वो वाला टाइम आ गया है कि जो चीज़ पहले 45 पे एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिफ्लेक्ट करता था एक फीमेल का, वो अब 35 पे रिफ्लेक्ट करने लग गया है। एक और चीज़ भी है कि हमारे हिंदुस्तान में शादी हुई और शादी के बाद ये सोचते हैं कि अभी ज़िंदगी थोड़ी सी एंजॉय कर लें और उसके बाद हम माँ बाप बन जाएंगे। ये बहुत बार 2 साल, बहुत बार 3 साल, कई केसेस में तो 6-6, 7-7 साल भी ऐसा हो रहा होता है। तो सही वक्त शादी के बाद क्या कोई सही वक्त होता है कि 1 साल 2 साल के अंदर आप मम्मी पापा बनने के लिए सोच ही लें? ये तो बहुत ज़्यादा कपल पे डिपेंड करता है, बट मेरा जो एडवाइस रहेगा इसमें वो ये होगा कि एक बार आप शादी के बाद, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग, अगर आप बच्चा प्लान नहीं कर रहे हो, अपने आप को एक बार मेडिकली टेस्ट करवा लो। अच्छा। एक बार आप देख लो कि आप फर्टिलिटी इंडेक्स पे कहाँ हो। ठीक है। आजकल इतनी एडवांसमेंट है कि अगर आप नहीं भी चाहते हो तो अपने एम्ब्रियो बनवा के फ्रीज करवा लो, अपने एग और स्पर्म का टेस्ट करके जान लो। जनरली तो एक मिनट, आपने कहा कि एम्ब्रियो यानी भ्रूण बना करके फ्रीज करा लो। मैंने अभी तक स्पर्म फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग सुना था, मैं जिंदगी में पहली बार एम्ब्रियो फ्रीजिंग सुना हूं। यस, एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी होती है। एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग जब होती है जब आपका पार्टनर डिफाइंड ना हो। अब हम बात कर रहे हैं जो कपल मैरिड है बट आगे अभी कंसीव नहीं करना चाहता, पार्टनर्स तो फिक्स्ड है, तो एग और स्पर्म को मिला के एम्ब्रियो बनाओ
और एम्ब्रियो को यानी freeze वो रखो। शादीशुदा जोड़ा जिसे खुद ही भरोसा नहीं है कि हम इसके साथ बिताएंगे या नहीं बिताएंगे, नहीं, वो भरोसा भरोसा होना चाहिए तभी हाँ। फ्रीज करना। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा क्योंकि आपका एग और स्पर्म मिला के एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर दो। अच्छा मैं इसमें बताऊंगी कि अगर कोई कपल हमारे पास आए, उन्होंने नहीं कंसीव करना, जब वो एक बार अपने रिपोर्ट्स देखते हैं, अगर उस रिपोर्ट्स में ऐसी नौबत है कि आप पहले फ्रीज करा लो, 90% ऑफ द कपल्स विल गो अहेड विद कंसीविंग ओनली। अच्छा एक बात और मुझे से याद आई कि एक सवाल आया था, और ये शादीशुदा जोड़े का भी सवाल है और कॉलेज जाने वाले कपल का भी सवाल है। उनका ये कहना था कि मैं बीच में स्किप कर गया था ये सवाल। उनका ये कहना था कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल जब होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑर्गन ज़ख्मी हो जाते हैं, वो मेल हों या फीमेल हों। ऑर्गन ज़ख्मी होना या फिर ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचना क्या आगे चल करके कंसीव करने में भी दिक्कत करता है? मैं एक्सटर्नल अगर कोई दिक्कत हो जाए तो, अगर मेल्स के टेस्टिस पे हर्ट होता है, हाँ, अगर जख्मी होते हैं जी, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। और फीमेल्स में वजाइनल माउथ तक, वजाइनल माउथ पे या लैसरेशन वगैरह आते हैं तो अच्छा, उनको तो ब्लीडिंग होने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। लेकिन जब फीमेल ऑर्गन्स ना एक्चुअली जहाँ पे कंसीव होता है वो थोड़ा अंदर है, उसका इतना इजीली हर्ट होना आसान बात नहीं है। अच्छा, ओके। लेकिन मेल ऑर्गन्स यूट्रस की बात कर रही हूँ, लेकिन मेल ऑर्गन्स हिंदी में बोलते हैं हम बच्चादानी। ओके। लेकिन मेल ऑर्गन्स जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। अगर उस पे किसी तरह का चोट लगता है तो उसके बाद स्पर्म में प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा। क्योंकि टेस्टिस ही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो अगर आपको किसी तरह का किसी को चोट लगी है एंड वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब वो ठीक नहीं हो रहा है, हाँ, वेट करने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा जख्म है जो नहीं भर रहा है, तो तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट को या एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है उसमें। अच्छा। अभी आपने कहा ना कि वजाइनल माउथ, उससे मुझे याद आया, मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल आप लेते हैं तो उससे भी वजाइनल माउथ और यूट्रस को नुकसान पहुंचता है, और उसकी थिकनेस या टाइटनेस, इन सब वजहों से भी बहुत बार माँ बनना मुश्किल हो जाता है। अल्कोहल से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है फीमेल के एग्स पे कमजोर हो जाते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं, जो अच्छा, कि कमजोर भी हो जाते हैं और नंबर्स में भी कम हो जाते हैं। अच्छा। जैसे मैंने बात की कि स्पर्म तो होते हैं लाखों में, ठीक है, फीमेल एग्स हमेशा नंबर्स में ही होते हैं। हाँ। 8 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ज़्यादा 15 हो जाएंगे। ओके। तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है या एक उनका क्वालिटी होता है और एक उनका जो नंबर होता है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे अल्कोहल और स्मोकिंग का बहुत बहुत लार्ज इफेक्ट है। अच्छा। सो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अल्कोहल और स्पेशली स्मोकिंग फॉर द फीमेल्स इज वेरी वर्स। अच्छा। हाँ, एक मेल के लिए तो है ही देखो, लेकिन ना मेल का जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो एवरी 3 मंथ्स का साइकिल होता है। ठीक है। तो अगर वो स्मोकिंग छोड़ रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले 2-3 महीने बाद जब हम टेस्ट करेंगे और स्मोकिंग पूरा छोड़ रखा है, ठीक है, तो स्पर्म अच्छा मिलेगा। ओके। लेकिन एक फीमेल अगर स्मोकिंग करती है तो उसका रिवर्सल ऑफ एग होना बहुत मुश्किल है, बॉडी में और एग्स नहीं बनते। ज्यादा नुकसानदेह क्या है, स्मोकिंग या शराब? स्मोकिंग। अल्कोहल में भी, अल्कोहल में बहुत सी चीजें हैं, ज्यादा नुकसानदेह क्या है? हार्ड लिकर लाइक विस्की, वोडका। वोडका भी। हाँ, तो अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है दैट आई और एक और प्रमोट। अगेन मैं कहूंगा एक कूल स्वैग है, बियर इज थोड़ा सा वोडका विस्की के नीचे आता है, ओके, ठीक है, बट एनी टाइप ऑफ अल्कोहल इज रॉन्ग। अच्छा। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत कपल्स की, मैम थोड़ा लाइट ले लें, थोड़ी सी बियर और वाइन ले लें, प्रोसीजर चल रहे हैं, वाइन ले लें, रेड वाइन। हाँ, एग्जैक्टली लाइक द क्वेश्चन जो पूछते हैं। सी एनी अल्कोहल इज एन अल्कोहल। अच्छा। जो उसका स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग है कि कम है, बट एनी अल्कोहल इज गलत होता है, और स्मोकिंग मेजर नो। अच्छा, अब मैं वहाँ पर आता हूँ जहाँ पर सीड्स ऑफ इनोसेंस ज़बरदस्त काम कर रहा है, भारत में काम कर रहा है, और बल्कि 7 समंदर पार भी आप लोग काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर अदिति जो मेरी गेस्ट हैं, ये हैं दिखने में बहुत छोटी सी लग रही हैं, लेकिन कई जिम्मेदारियां उठाती हैं। डॉक्टर अदिति, अब मैं आ जाता हूं मेन आपकी एक्सपर्टीज पर। यह सवाल जब आता है कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा, यह सवाल जब ये आता है कि हमारे बेटे में कमी नहीं है, बहू में कमी है, यह सवाल जब आता है कि सीमेन में, स्पर्म में कमी नहीं है, बल्कि कमी औरत के शरीर में है, यह सवाल जब आता है कि अपना वंश किसी और के पानी से आगे बढ़ाएंगे क्या आता है जहन में?
एक फीमेल के तौर पर क्या आता है, एक डॉक्टर के तौर पर क्या आता है? सबसे पहले हम किसी भी कपल को या उनकी फैमिली, जैसे आपने मेंशन करा, एक्सप्लेन करते हैं कि आप पहले वेट करो इवैल्यूएट होने का। अच्छा, इवैल्यूएट होने का मतलब पहले कमी हमें ढूंढने दो। अच्छा, अगर कोई कमी मिलती है तो कितने केसेस होते हैं जिसमें कितने कपल्स आते हैं कि सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं हो पा रहा, है ना। तो पहले एक फीमेल का इवैल्यूएशन होता है जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ट्यूब टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। एक मेल के ब्लड टेस्ट होते हैं और एक सीमेन का टेस्ट होता है। बहुत कम होता है कि हमें बाहर से कुछ एग या स्पर्म लेने की बात करनी पड़े। आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि किसी भी कपल के लिए अपना खुद का बच्चा होना आसान हो गया है आईवीएफ से। अच्छा। चाहे एग का नंबर कितना ही कम क्यों ना हो और स्पर्म का नंबर क्या आईवीएफ का मतलब माँ बाप बनने की गारंटी है या नहीं? गारंटी देखो नहीं दे सकते, अच्छा। है ना, बट आईवीएफ मदद पूरी कर सकता है। जो हमारी जो गारंटी हम बोलते हैं, कोई भी आके बोलता है मुझे गारंटी दे दो, इट इज आफ्टर ऑल तो हम प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर करके अंदर डाल रहे हैं, तो इट कैन नॉट बी अ गारंटीड प्रोसेस, बट येस वी ट्राई आवर बेस्ट वट एवर परसेंटेज ऑफ सक्सेस वी कैन गिव। परसेंटेज भी हम जब मेंशन करते हैं जब हमारे सामने एक पर्टिकुलर पेशेंट होता है, कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि 80% रिजल्ट है। कैसे? अच्छा। एक 45 साल की औरत का और एक 25 साल की औरत का अलग अलग रिजल्ट परसेंटेज होगा ना, एक तो हो नहीं सकता। तो इसलिए वो कपल को देख के बात कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। और कपल कितने एफर्ट कर सकता है आईवीएफ के लिए? कितने साइकिल्स कर सकता कितने है? साइकिल्स कर सकता है? हाँ, देखो हम लोग तो चाहते हैं एक साइकिल में पॉजिटिव हो, ठीक है ना, लेकिन जब हम एक साइकिल करते हैं उसमें कई बार मोस्टली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बन जाते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज का मतलब अब किसी कपल के 6 एम्ब्रियो बन गए या 8 एम्ब्रियो बन गए, अब हम सारे तो नहीं डालेंगे। एम्ब्रियो एक बार आसान शब्दों में भ्रूण के बारे में बताइए। के बारे में स्पर्म और एग मिल जाता है और उसके बाद बच्चा बनने की पहली जो स्टार्टिंग की प्रक्रिया होती है 5 दिन का जब एग फीमेल के शरीर में 10 दिन के इंजेक्शन लगा के अंडा बनाया जाता है, ठीक है। उनको बाहर निकाल लेते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से, और हस्बैंड के सैंपल को लेते हैं मास्टरबेशन की मदद से। एक मिनट, मतलब सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मैंने फिल्मों में देखा वो सच है, यानी स्पर्म लेने के लिए आप लोग ये कहते हैं कि आप बाथरूम में जाएं, देते हैं, और बाथरूम नहीं, देयर आर प्रॉपर सीमेन कलेक्शन रूम्स, एक प्रॉपर रूम होता है, उसमें एक टीवी होगा, मैगजीन्स होंगे, प्रॉपर एक रिक्लाइनर होगा विद वॉशरूम होगा। नहीं तो चलो सॉरी, मुझे मेरी क्यूरियोसिटी है और मुझे जानना भी है, हालांकि अभी तक मैंने ऐसा रूम नहीं देखा। रूम का एम्बियंस क्या होता है? सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। हमारे जो सीड्स ऑफ इनोसेंस पे रूम है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है, which needs to be very comfortable for the person। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो हॉस्पिटल में है। पूरी कंप्लीटली प्रिवेसी, कंप्लीट प्रिवेसी है। उस सेशन के दौरान एक्सेस किसी का नहीं होता, एकदम कॉर्नर में है, एकदम अलग है, और किसी का कोई एक्सेस नहीं है, ओनली मेल पर्संस आर अलाउड देयर। क्या ऐसा भी आप करते हैं कि मेल के साथ में फीमेल को भी कहें कि जाइए और मास्टरबेशन में आप हेल्प कीजिए? अगर कपल रिक्वेस्ट करता है तो देयर इज नो कपल रिक्वेस्ट करता है ऐसी? करते हैं। अच्छा, करते हैं कि मुझे अपनी फीमेल को भी साथ में लेकर के जाना है। 2 कपल्स ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होता है, एंड देयर इज नो, आवर स्टाफ इज वेरी ट्रेन्ड फॉर इट, कि ठीक है, देयर इज नथिंग एल्स टू बी डन। मास्टरबेशन करने के लिए जिस रूम में जाते हैं, जब मेल जाते हैं, तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी होती हैं? नहीं, दे आर प्रिपेयर्ड। हम लोग इतना, जब ये प्रोसेस होता है तो ये लगभग अराउंड ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के 10 से 12 दिन बाद होता है। तो उस टाइम तक एक मेल और एक फीमेल पार्टनर को इतना कंफर्टेबल कर दिया जाता है दैट उनको ये हवाइयाँ उड़ने वाला सवाल नहीं आएगा। उनको बहुत अच्छे से ब्रीफिंग होता है कि आपका प्रोसीजर कैसे होगा, क्या होगा। सो 99% ऑफ द पेशेंट्स दे आर कंफर्टेबल। ऑन अ लाइटर नोट, मैगजीन्स कैसी रखी होती हैं और सामने टीवी पर क्या चल रहा होता है? अभी तक मैंने जाके देखा नहीं एक्चुअली, मैं अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट से पूछूंगी। हाँ, बट कुछ ना कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहता है विच विल हेल्प द मैन देयर अराउज द फीलिंग्स। ओके 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 ओके। तो ये तो एक बात हो गई। हाँ, अब मुझे ये बताइएगा कि ये हो गया स्पर्म लेने का एक तरीका। हाँ। अगर स्पर्म जनरेट ही नहीं हो रहा है, हाँ, या फिर क्या ऐसी भी दिक्कत आती है कि मास्टरबेशन के जरिए स्पर्म नहीं मिल पा रहा है? ऐसा बहुत होता है। सो जब हम बात करते हैं कि मेल फैक्टर कौन से होते हैं इनफर्टिलिटी के, अगर किसी के सीमेन रिपोर्ट में कम स्पर्म काउंट है या फिर 0 स्पर्म काउंट है,
तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि स्पर्म बाहर आता ना हो, बनता हो बट बाहर ना आता हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता नलियों में है, obstruction नलियों में होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। ओके। तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसको हम टीसा बोलते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। हम Okay. जिस दिन वाइफ का एग निकाला जाता है उसी दिन हस्बैंड को भी अंडर एनेस्थीसिया लेके उसके टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म निकाला जाता ओह है। माय गॉड, इट मस्ट बी वेरी इट इज अंडर एनेस्थीसिया, नॉट पेनफुल। ओके ओके। सो अब इतना एडवांसमेंट हो गया है कि पेन की बात खत्म हो जाती है आईवीएफ में से बिल्कुल ही। तो जब वो स्पर्म निकालते हैं उसी दिन उस स्पर्म को उस एग के साथ मिला देते हैं एंड वी वेट फॉर 3 to 5 days। बाहर निकालने के बाद स्पर्म और एग की लाइफ कितनी होती है? हम रखते हैं उसको लाइफ, अगर हमने टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं रहे, हमने लैब ढंग से नहीं मेंटेन किया तो डेड हो जाएंगे विद इन 20 minutes to 1 hour। बट आवर लैब्स आर सो सेंसिटिव दैट वी कीप देम अंडर इंक्यूबेटर्स, एक प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल पे रखते हैं फॉर अराउंड 2 to 3 hours फॉर देम टू कल्चर। और फिर हम एक प्रोसीजर होता है जिसको ICSI बोलते हैं, ICSI। Okay. उससे हम एक एक स्पर्म को एक एक एग के साथ मिला के इंक्यूबेटर में वापस यानी आप रख देते ढूंढते हैं उस Best sperm बदमाश स्पर्म को Masculine जो sperm कौन सा है? जो Yes. मिलने के लिए बेताब होता है। Yes, yes. क्या आप लोगों को माइक्रोस्कोप में दिख रहा होता है कि Yes. यही है ये पकड़ना पड़ता है। अल्फा वाला? अल्फा वाला अच्छा, वो सबसे तेज होता है। भाग रहा होता है तो उसको पकड़ना पड़ता है। फिर वो पकड़ के एग के साथ लगा के उसको बंद कर दो इंक्यूबेटर में। वो 3 to 5 मुश्किल days होता के बाद है फर्टिलाइज करना? मुश्किल मतलब एक स्किल रिक्वायर्ड है, देखो हर काम के लिए एग निकालने का भी एक स्किल होता है। कितने लकी हो आप लोग। आई फील माई सेल्फ कुदरत लकी। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें काफी हद तक बहुत से इमोशंस बता रही हैं। और कितने लकी आप हैं कि कुदरत जो काम करती है उसे और बेहतर करने की आप लोग कोशिश करते हैं। हम कुदरत का काम करने की कोशिश करते हैं कुछ हद तक, बट हम उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। सो वी ट्राई टू। कितनी बार ये ट्रायल होता है? ट्रायल तो जितने एग्स निकले हैं उतने एग्स को स्पर्म के साथ लगाएंगे। आपने मुझसे सवाल पूछा था कि कितनी बार हम ये साइकिल कर सकते हैं, हम वहां से ये बात शुरू हुई थी। हाँ। तो अब समझ लो किसी फीमेल के 10 एग्स निकले, एम्ब्रियोज 10 बन गए या 8 बन गए, तो अब हम 2 ही डालते हैं। हाँ। तो बच गए 6। अनफॉर्चुनेटली किसी फीमेल का अगर रिजल्ट नहीं आया या फेल हो गया साइकिल, तो शी डजंट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ 10 दिन का इंजेक्शन, एग निकालना, हस्बैंड का स्पर्म निकालना। वो बने हुए रखे हुए हैं, फ्रोजन है वो एम्ब्रियो, फ्रोजन रखे हुए हैं। ओके। अब उसको आना है और सिर्फ डलवाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने दोबारा से पूरा, तो वो सिर्फ उसने 20% पार्ट ऑफ द प्रोसीजर करना है, वो 80% पहले कर चुकी। अच्छा। इसी के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक फीमेल का एग काउंट कितना है। अगर एग काउंट अच्छा होगा तो एम्ब्रियो अच्छे बनेंगे, एम्ब्रियो ज़्यादा बनेंगे तो आगे के लिए रखे रहेंगे। यही गोज फॉर स्पर्म। मैं डॉक्टर आगे की बात मैं थोड़ी सी डॉक्टर अदिति से नहीं, मैं अदिति से करना चाहूँगा। बताइए। एक फीमेल के तौर पर, एक लड़की के तौर पर उन आँखों के उन जख्मों से कैसे निपटती हो आप, जहाँ बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैम हमारे बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी लेकिन फिर उसके बाद अबॉर्ट करना पड़ा, या फिर मैम हम बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं उसके बाद आपके पास आए हैं, या फिर ये कहते हैं कि हमारी तो ख्वाहिश बहुत है लेकिन पता नहीं मैं कभी माँ बन पाऊंगी या फिर नहीं। ऐसे इमोशन से, जज्बातों से कैसे निपटती हो आप? मैं अदिति से बात कर रहा हूँ अभी। बहुत डिफिकल्ट होता है, बट अदिति ने भी अभी इतना देख लिया है कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आपने कपल को इमोशनल फैक्टर से उठ के एक बिलीफ पे लेके आना होता है दैट दिस कैन हैपन। कि मुझ पर भरोसा करो, मुझ पे सीड्स ऑफ इनोसेंस पे भरोसा करो। भरोसा करो, एक सही राह की तरफ चलो, सिर्फ एक ब्लाइंड आईवीएफ मत करो। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बस आईवीएफ करेंगे तो हो जाएगा। आपने पहला एग्जांपल दिया कि अबॉर्ट हो चुका है, ऐसे पेशेंट को जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत है। अबॉर्ट क्यों हुआ ये जानने की ज़रूरत है। उसके बाद दोबारा करने की ज़रूरत है। हमारे पास आते हैं, कपल आया 2 महीने पहले जिसके 3 to 4 अबॉर्शंस हो चुके हैं, सारे ही हार्ट बीट के बाद। अच्छा। कंसीव कर जाते हैं, 8 to 9 वीक्स जब हार्ट बीट आ जाती है और 3 महीना पूरा होने से पहले अबॉर्ट हो जाती है। अब उस कपल को जब हमारे पास आए कि मैम आईवीएफ कर दो लेकिन अबॉर्ट ना हो, आईवीएफ करके भी हमें पता नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल हम जेनेटिक टेस्टिंग करें। जेनेटिक टेस्टिंग में हमें पता चलता है वो कौन, जब एम्ब्रियो बन गया, ये हमने डिस्कस करा, एम्ब्रियो को हम भेज देते हैं जेनेटिक टेस्टिंग में। ठीक है। उसमें हमें पता चलता है कौन सा ऐसा एम्ब्रियो है जिसमें एकदम हेल्दी है और उसको हम डालेंगे तो अबॉर्ट नहीं होगा। और उस पेशेंट में वो एम्ब्रियो डाला गया और उसको प्रेगनेंसी आया, हार्ट बीट के बाद भी अभी टिका हुआ है।
अच्छा, यस। सो Okay. कपल को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक जो रास्ता पकड़ना है वो कौन सा पकड़ना है, ब्लाइंड रास्ता नहीं कर सकते हैं। सो इमोशन फैक्टर से ऊपर एक बिलीफ पे लेके आना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कपल सामने है और उनकी तकलीफ देख करके आपकी भी आंखें भर आई हों? यस, होता था। डॉक्टर अदिति रोती हैं? डॉक्टर अदिति रोती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि स्टोरीज दे आर रियल स्टोरीज। सुनने में लगता है कि उस पेशेंट के साथ ऐसा हुआ, जब वो पेशेंट सामने से ऐसा बता रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कई बार लगता है, काफ़ी बुरा लगता है, बट ऑफ कोर्स उस पेशेंट के साथ ही आगे बढ़ना है आपने। एक लड़की बहुत टूट करके आती है ना आपके पास, यस, बिखर करके आती है। बिल्कुल। बहुत बहुत टूटती है, लेकिन जिस दिन वो कंसीव कर जाती है, दे आर मोर देन योर पेशेंट्स। आपके पास जो कपल एक स्ट्रेंजर बन के आया था, जब आप उसकी जर्नी में जुड़ते हो, आज तक वो आपके फ्रेंड्स बने हुए होते हैं। अगर आप उनका वो आपके इंस्टाग्राम पेज पे, आपके पर्सनल पेज पे फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि दे गेट अटैच्ड टू यू। सो एक गायनाकोलॉजिस्ट का काम होता है, देखो, कि प्रेग्नेंट हुआ, डिलीवरी करवाया, हो गया। जब एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास एक पेशेंट आता है, तो उनको नहीं पता कि वो कब प्रेग्नेंट होंगे, ना स्पेशलिस्ट को पता है। तो वो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, एंड वी ऑलवेज होप फॉर एवरीवन टू गेट अ ब्यूटिफुल एंड। वो ब्यूटीफुल एंड जो होता है, वहाँ तक जाते जाते डॉक्टर अदिति के लिए इमोशनली कितनी दिक्कत हो जाती है? आप घर जाते ups and होगे, downs तो अपने आते हैं। मम्मी पापा से कहते होगे कि आज एक कपल आया था। इट्स अ प्रोफेशन, एंड बहुत जगहों पे इमोशन से हटके हमें प्रोफेशनली भी डील करना पड़ता है, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ इमोशनल है और हम भी हो गए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वी हैव टू डील विद इट प्रोफेशनली टू हैव अ बेस्ट आउटकम। बहुत हार्श चीज़ें बतानी पड़ती हैं पेशेंट्स को, बहुत ऐसी चीज़ें। जब मैंने इवैल्यूएशन की बात की, अब उसमें कुछ निकल आया, तो ऐसा नहीं है ना कि आज तक अंधेरे में और हम भी अंधेरे में ही रखें। हमने उनको चीज़ें ऐसी बतानी पड़ती हैं, बट एक तरीका होता है बताने का, दैट दे ऑल्सो। बहुत सारे एक और बात कहते हैं डॉक्टर अदिति कि किसी महिला की कोख ही इस लायक नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे सके, देसी भाषा में ये कहते हैं। और फिर वहां से एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है किराए की कोख, यानी सरोगेट मदर। ये क्या है, और हमारे मुल्क का कानून इसे लेकर के क्या कहता है? बहुत स्ट्रिक्ट है। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि किसी को भी लेबल करने से पहले कि कोक अच्छी नहीं है, उसको एक थरो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आ चुकी हैं, विच इंक्लूड्स कि कोख का मतलब क्या है? बच्चादानी, यूट्रस, वजाइना, वजाइनल माउथ, क्लिटोरिस, बहुत से ऑर्गन्स का मतलब है बच्चादानी। बच्चादानी के अंदर एक जगह होती है जिसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं, जिसमें बच्चा टिकता है। ओके। अब किसी को भी अगर हमें सरोगेसी के लिए एडवाइस करना है, उससे पहले एक ग्राउंड्स पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, टू लेबल एज अ फीमेल अनएबल टू कंसीव, हमें अच्छे से एक बार तो जांच कर लेनी चाहिए। अच्छा। बिफोर गोइंग टू द फर्दर स्टेप। इसके लिए एक जांच होती है जिसमें एक बहुत छोटा सा कैमरा यूट्रस के अंदर जाता है, इसको हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। पेनफुल होता है? बिल्कुल भी नहीं, अंडर एनेस्थीसिया होता है। ओके। सो एक तो जिसके आपने बात की कि एक महिला की कोख अच्छी नहीं है, इसमें से 50% केसेस इसी में ही निकल जाएंगे, वो अच्छी होके ही बाहर आएगी। तो इसमें से जो हमें मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है वो उसमें कंसीव कर पाएगी। अब बच गए बाकी के 50%, जिनका किसी कारणवश यूट्रस निकाल दिया गया हो, या फिर जिनके यूट्रस में ऐसी कोई चीज़ें हो या फिर ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ हो कि कंसीव ही नहीं कर सकते। अच्छा। वहाँ पे रोल आता है सरोगेसी का। अच्छा। सरोगेसी इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ के अंडर है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू एवरीबडी। ओके। अगर आपने सरोगेसी करवानी है तो आपको एक लीगल हेल्प चाहिए रहेगा। आप दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी नहीं कर सकते हो अगर आपके पास एक बच्चा ऑलरेडी है तो। ऐसे आपके एक एज लिमिट होती है कि अगर आप उससे ऊपर हो तो आप सरोगेसी नहीं कर सकते। प्लस सरोगेट जो होती है वो एल्ट्रोस्टिक होनी चाहिए, आपकी जान पहचान की होनी चाहिए। ओके। तो जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, पैसे का लेन देन होता है इसमें? पैसे का लेन देन सरकार की तरफ से एकदम मना है। अब वो जो कपल अपना सरोगेट लाता है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ओके। है ना? यानी ऑफिशियली आपके सामने नहीं आता? नहीं आना चाहिए। ओके। अब मैं वो घिसे पिटे सवाल रिपीट नहीं करूंगा जो अभी तक कई पॉडकास्ट में होते रहे, डिजाइनर बेबी, कस्टमाइज बेबी, शाहरुख खान जैसा बच्चा, ये सारे घिसे पिटे सवाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसे लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ऑलरेडी आ चुकी है।
आईवीएफ को लेकर यानी टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर के, आईवीएफ के डूज एंड डोंट्स को लेकर के हम सेशन के कंक्लूडिंग पार्ट में हैं। Yes. आईवीएफ के डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, सीड्स ऑफ इनोसेंस का ये मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? उसके बाद मैं आपके लिए सबसे मुश्किल राउंड में आऊंगा जो रैपिड फायर राउंड मेरा हर पॉडकास्ट में होता है। ज़रूर। अगर एक कपल ने डिसाइड कर लिया है कि उनको आईवीएफ करवाना है तो आप सबसे पहले एक सेंटर के बारे में सोचोगे। ठीक है। आप सेंटर की विंडो शॉपिंग करोगे, आप बहुत सारा गूगल करोगे। तो मैं एज अ डॉक्टर ये बोलूँगी कि जिस दिन आपने फाइनल कर लिया कि मैंने इस डॉक्टर से अपना आईवीएफ करवाना है बिकॉज मैं सेटिस्फाइड हूँ, उस दिन से गूगल करना बंद कर दो। बिकॉज आपने अपना ट्रस्ट और फेथ उस डॉक्टर को दे दिया है। उसके बाद जो होगा वो मिस कम्युनिकेशन पैदा होगी उस गूगल करने से, या फिर मिस इंटरप्रिटेशन होगी। अगर आपने अपने डॉक्टर से बात कर ली है कि मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम लगती है, मुझे ये समझ नहीं आया, प्लीज़ आस्क डायरेक्टली। 10 तरह का गूगल रिव्यू में 3 ही सही होते हैं और 7 गलत होते बिल्कुल हैं। ठीक बात है। यूट्यूब पे जो इतने वीडियोस होते हैं 3 असली नॉलेज देते हैं, 7 गलत नॉलेज देते नहीं, हैं। लेकिन यूट्यूब का ये वीडियो बहुत नहीं, ये बिल्कुल अच्छा knowledge वीडियो देगा। होगा। मैंने कहा 3 सही होते हैं। ये सही वाला है। ये सही वाला है। Okay. तो मेरी तरफ से कंक्लूजन लाइन यही होगा कि सिलेक्ट योर डॉक्टर वाइजली, सिलेक्ट योर सेंटर वाइजली, एंड ऑब्वियसली गो विद अ सेंटर जिसमें सब कुछ अच्छे से होता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, एंड जिसको जो रिक्वायर्ड हो वही बताया जाता है। Now I am going to select my questions wisely. This is my rapid fire round. बहुतों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ सवाल वियर्ड होंगे, कुछ सवाल एब्रप्ट होंगे, कुछ सवाल परेशान करने वाले होंगे। मैं डॉक्टर अदिति और अदिति दोनों से ये सवाल बताइए। करूंगा। शुरू करें? प्लीज। प्रिपेयर्ड? डॉक्टर अदिति, सबसे पहले तो, और हर जवाब के लिए आपको मैं कम से कम 10 सेकंड दूंगा जरूर। मैस्टरबेशन कितना जरूरी है? जरूरी है या मजबूरी है? मैस्टरबेशन ना ज़रूरी है ना मजबूरी है। इट इज़ ओनली इन योर माइंड। जो हमें याद रखना है वो ये है कि मास्टरबेशन गलत नहीं है। अगर आपका मास्टरबेशन करने का मन करता है तो आप कोई अपराधी नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं। और अगर आप मास्टरबेशन करने का मन नहीं करता है तो भी आप गलत नहीं हैं। ये एक नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स है, इसमें कुछ सही या गलत का कोई लाइन ही नहीं है। कुंवारे मास्टरबेशन करें तब सही है या शादीशुदा मास्टरबेशन करें तब सही है? दोनों सही हैं। कुंवारे मास्टरबेशन करें क्योंकि उनके पास लाइफ पार्टनर नहीं है। अगर शादीशुदा मास्टरबेशन करें तो दे आर फेड अप ऑफ देयर लाइफ। सो इसमें आप उनकी वाइफ को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एक नहीं, मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने सवाल आया था कि सर हम शादीशुदा कपल हैं, एक दूसरे के सामने और भी एडवेंचरस होने के लिए मास्टरबेशन करते हैं, तो क्या ये गुनाह है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं है। दिस इज देयर फॉर्म ऑफ प्लेजर। ओके, मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है। Okay. इट इज दिस, ये एक ऐसी चीज है जो उन दोनों को सेटिस्फाई करती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सेक्सुअल इंटीमेसी में कौन सी ऐसी पोजीशन है जो सबसे ज्यादा प्लेजरेबल है? नो आइडिया। नो आइडिया। सेक्सुअल इंटीमेसी में कौन सी ऐसी पोजीशन है जो माँ बाप बना देती है और माँ बाप नहीं बनाती है? सेक्सुअल इंटीमेसी की जितनी भी पोजीशंस में एक हस्बैंड का या मेल पार्टनर का स्पर्म एक वाइफ या फीमेल पार्टनर के अंदर जाता है, वो एक पोटेंशियल पोजीशन है प्रेग्नेंट करने के लिए। सेक्सुअल इंटीमेसी बेडरूम में करेंगे तब बच्चा होगा, किचन में एडवेंचर करेंगे तब बच्चा होगा, ड्राइंग रूम में करेंगे तब बच्चा होगा, स्विमिंग पूल के अंदर करेंगे तब बच्चा होगा, ये मिथ सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। बच्चा कहीं भी हो सकता है। कहीं पे भी करेंगे तो बच्चा हो सकता है। हनीमून पर ही बच्चा होगा, घर में करेंगे तो बच्चा नहीं होगा, क्योंकि दादा दादी कान लगा के खड़े होंगे तो बच्चा नहीं होगा। हनीमून पे बीच के सामने होगा तो बच्चा हो जाएगा। अच्छा, एक बात और भी बताइए कि खुश होने वाला स्पर्म क्या कभी कभी निकलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्पर्म एक्चुअली देखा जाता है, मैं इसका आंसर बहुत साइंटिफिकली देना चाहूँगी। जब हम एक फील्ड में देखते हैं तो हमें अगर 100 स्पर्म दिखते हैं तो उसमें से सिर्फ 4 स्पर्म ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो वो जो खुश होने वाला स्पर्म है, हर 100 में से एक बेस्ट सैंपल में 4 ही होते हैं। टिकने की सही ड्यूरेशन क्या होती है? टिकने का कोई ड्यूरेशन नहीं है। टिकने का सही ड्यूरेशन क्या आधा घंटा होता है? नहीं,
नहीं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक वर्ड होता है जिसमें भी इजैकुलेशन अगर बॉडी के अंदर हो तो प्रेगनेंसी हो सकता है। वो एक तरीके का मेल के साइड पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है कि मेरे को इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। सिर्फ ये एक वो है। इजैकुलेशन अंदर होगा तभी बच्चा होगा या बाहर होगा तो भी बच्चा अंदर होगा तो ही बच्चा होगा। अगर बाहर होगा तो स्पर्म भागेगा नहीं? नहीं, बाहर होने के बाद स्पर्म को उतना लंबा रास्ता ढूंढना और एग तक पहुंचना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। ज्यादा शरारती कौन होता है, स्पर्म या एग? स्पर्म। एग बैठा रहता है कि स्पर्म आके मिलेगा। एक ही टाइम पे काम करना है। जल्दी कौन बूढ़ा होता है, मेल या फीमेल? अनफॉर्चुनेटली फीमेल। फीमेल्स, लेकिन जल्दी मैच्योर फीमेल्स होती हैं, है ना? जल्दी मैच्योर फीमेल्स होती हैं। फीमेल्स के एग का नंबर इतना कम होता है कि उनको बूढ़ा, जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट एग क्वालिटी अगर मैं प्रॉपर वर्ड्स में बोलूं तो एग क्वालिटी और नंबर जो है फीमेल्स की पहले डिक्लाइन। क्या आईवीएफ के बाद में सेक्सुअल इंटीमेसी की जो ख्वाहिश है कम हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। ओके। ये जो हम हार्मोन्स देते हैं आईवीएफ के बाद में, वो आपके वाइफ का जब पीरियड्स आते हैं तो अब समझ लीजिए हमने ट्रांसफर नहीं करा तो वो सारे वॉश आउट हो जाते हैं। क्या आईवीएफ का मतलब कि बेटा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या आईवीएफ का मतलब ट्विंस ही होंगे? 5 से 10% चांस। क्या आईवीएफ का मतलब ट्रिपलेट्स ही होंगे? 2 से 5% चांस। क्या आईवीएफ का मतलब यह है कि रोनाल्डिनो, अमिताभ बच्चन जैसा ही मेरा बेटा होगा? अगर आपने डोनर लिया है और आपने रोनाल्डो का डोनर लिया है या शाहरुख खान का डोनर लिया है तो हो सकता है, बट अगर आपका खुद का बच्चा है तो आपके जैसे ही दिखेगा, जैसे नेचुरली होता है। अगर वाइफ का एग या हस्बैंड का स्पर्म है तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, जैसे आप दिखते हो वैसे ही आपका बच्चा दिखेगा। तो इट इज जस्ट अ मिथ। ऐसा नहीं है। आईवीएफ में खूबसूरत बच्चे कैसे बनाएंगे? वो तो तभी बनेंगे ना जब कोई हमने गेमीट यानी कि अंडा या स्पर्म बाहर से लिया हो। दैट इज नॉट ओके। जब तक हमने उस चीज का इंडिकेशन नहीं है, जब तक वो चीज एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है, तब तक वो किया नहीं जाएगा। तो आईवीएफ में आपको आपका ही बच्चा मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदिति, और बहुत ही बिंदास तरीके से आपने जवाब दिया, बहुत ही बेबाक तरीके के आपके जवाब थे। मैं ख़ास शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अदिति के लिए ये सारे सवाल इतने भी आसान नहीं होते कि मुस्कुरा करके जवाब दे दिए जाएं, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट किया है एंड आई मस्ट प्रॉमिस यू दिस इज गोइंग टू बी द हिस्टोरिकल वन। एक बात और कहना चाहूँगा, आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद अगर यहां पर सीड्स ऑफ इनोसेंस की बात कर रहा है, डंके की चोट पर मैंने कोई पैसा नहीं लिया, डंके की चोट पर डॉक्टर अदिति ने कोई पैसे नहीं लिए। हम दोनों सिर्फ ये चाहते हैं कि सोसाइटी में जो माँ बाप बनना चाहते हैं वो ठीक तरीके से सही उम्र में माँ बाप बने। जो लोग सेक्सुअल इंटीमेसी को लेकर के कंफ्यूज हैं वो ये पॉडकास्ट देखें। जो आईवीएफ से बच्चे पैदा होने को लेकर के शक और शुभा में हैं वो भी ये पॉडकास्ट देखें। थैंक यू सो मच। आप अद्वितीय थी और आप अदिति थी। इट वॉज रियली अ प्लेजर। राष्ट्रवादी राशिद को सब्सक्राइब कीजिए, लॉग इन कीजिए और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा ये वादा है, करोड़ों की जिंदगी इस एक वीडियो की वजह से बदलने वाली है। नमस्ते।